देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर अपराधियों का अड्डा बन चुकी है। यहाँ शूटआउट और चाकूबाजी सरेराह होने लगी है और पुलिस बेबस नजर आ रही है, क्योंकि इस बार बदमाशों ने नंदनगरी इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल लड़की से छेड़छाड़ का विरोध कर रहा था, जिससे गुस्साए बदमाशों ने चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। छेड़छाड़ के विरोध में मर्डर का आरोप सलमान और अरबाज पर लगा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके 3-4 लड़के, एक का नाम सलमान, अरबाज, जावेद, सलीम सिलमपुरिया बाहर था। मैंने गाड़ी लगाई पारा के रोड पे को। सलीम सिलमपुरिया ने बाहर से ऐसी डंडे में चाकू लगा हुआ था, डंडा वाला चाकू आता गुप्ती सी, वो थी सलीम सिलमपुरिया ने वो दिया उसे। चश्मदीद के मुताबिक बदमाश पहले से मर्डर की प्लानिंग कर चुका था और हथियारों के साथ राहुल का इंतजार कर रहा था। साथ ही बताया कि आरोपी एक लड़की को छेड़ रहे थे। राहुल ने टोका तो उसे चाकू से गोद दिया। हमला करने वालों में सलमान और अरबाज शामिल थे, लेकिन अस्पताल में राहुल ने दम तोड़ दिया। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे दिल्ली में आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। पहले गैंग वॉर तो अब सरेराह छेड़छाड़ के विरोध में मर्डर। दिल्ली पुलिस पर बड़ा सवाल है। दिल्ली में आपको सिर्फ एक दिन में क्राइम की वारदात बताते हैं, इससे अंदाजा आप लगा पाएंगे कि दिल्ली पुलिस अपराधियों के सामने किस तरह बेबस नजर आती है। 16 नवंबर जब रात के वक्त में नंदनगरी में छेड़खानी के विरोध पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है और उसी रात गोकुलपुरी में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर सरेआम गोलियां चलाई और 16 नवंबर को ही बाहरी दिल्ली में एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। लोहे की रॉड से सिर पर हुए हमले से उसकी मौत हो गई। इतनी बेरहम तरीके से उसे पीटा गया था। अब आपको 2 साल पीछे लेकर के चलते हैं। तारीख थी 18 मई 2022 जब दिल्ली में श्रद्धा वॉकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और अब इस केस में नया खुलासा आ गया है। कातिल आफ्ताब लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर था। श्रद्धा के कातिल को मारने के लिए लॉरेंस गैंग के शूटर को मुंबई से बुलाया गया था। आफ्ताब को साकेत कोर्ट में मारने का प्लान तैयार हो चुका था, लेकिन दिल्ली पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त की वजह से लॉरेंस का प्लान फेल हो गया। शार्प शूटर शुभमन लोनकर को दिल्ली बुलाया गया था, जिसने 1 महीने तक लगातार आफ्ताब की रेकी की और पुलिस गिरफ्त में उसे मारने का प्लान था, लेकिन लॉरेंस के शूटर उस वक्त आफ्ताब के पास भी नहीं पहुंच सके। सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर तिहाड़ जेल में बंद आफ्ताब को धमकी मिलने लगी है। लॉरेंस गैंग के शूटर उस जेल में मारने की फिराक में हैं, जिसके बाद से तिहाड़ में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आफ्ताब को जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया। धमकी के बाद जेल प्रशासन अलर्ट हो चुका है। जेल में आफ्ताब की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यानी एक बार फिर लॉरेंस के शूटर आफ्ताब को मारने के लिए अब जेल में प्लान बन रहे हैं, जिस पर साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई खुद नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इन खबरों के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन अलर्ट हो चुका है। इस देश में किसी जान की कीमत कितनी सस्ती है और सिस्टम कितना खोखला है, ये देर रात यूपी के झांसी में हुए अग्निकांड से साफ हो गया। 10 बच्चों की मौत और मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ, उस हादसे उसे हम हादसा कहें या फिर गैर इरादतन हत्या। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं जान लीजिए आप। क्योंकि हॉस्पिटल के फायर अलार्म काम ही नहीं कर रहे थे। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? फायर एक्सटिंग्विशर्स भी बेकार पड़े हुए थे। सवाल यह है कि 2019 के बाद सिलेंडर की यहां जरूरत नहीं थी, अलार्म यहां पर काम ही नहीं कर रहे थे। क्यों यहां पर आखिरकार नहीं रखे हुए थे ये सारी चीजें? आरोप है कि आग लगी तो स्टाफ भी यहां से भाग गया, जबकि वक्त रहते रेस्क्यू होता तो बच्चों की जान बच सकती थी। जो 10 नवजात बच्चे जलकर के मर गए, आखिर उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अभी तक किसी की कोई जिम्मेदारी तय इस पर हो नहीं पाई। ऐसे तमाम सवाल है जो इस हादसे को हत्या कहने पर मजबूर करते हैं। सवाल इसलिए क्योंकि जिंदगी बचाने वाले मौत की आग में जिंदा छोड़कर भाग गए। न फायर सिलेंडर काम आए, न फायर अलार्म, और यूपी का झांसी मेडिकल कॉलेज मौत का अस्पताल बन गया। बच्चा नहीं मिला। सिस्टम की नाकामी की ये तस्वीरें देखिए। कहाँ तो अपने घर के चिराग को बचाने के लिए माँ बाप धरती के भगवानों के पास इलाज कराने लाए थे, कहाँ अस्पताल से उनके जिगर के टुकड़े इस हाल में निकले तो माँ का कलेजा फट गया। एक माँ की कलेजे से उठी हूक ने पत्थर दिल सिस्टम को भी चीर कर रख दिया। आंसुओं की धार में लाडले की मौत का गम कुछ इस तरह से बहने लगा कि धरती के भगवान और अस्पताल के करता धरता मुंह छिपाकर भागने लगे।
जिस NICU में मौत की आग धधकी, वहां आने और जाने का एकमात्र रास्ता था। लिहाजा शोलों के बीच कुछ इस तरह पीछे की खिड़की तोड़कर रेस्क्यू दल घुसी और जिम्मेदारों का जवाब था कि जितना बचा सके उतना बचाया। कमरा पूरा हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता क्योंकि सभी बच्चों का ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए, हमने कोशिश की। जरा सोचिए, यही वो धरती के भगवान हैं, यही करता धरता, जिनकी जिम्मेदारी फायर सिलेंडर से लेकर सेफ्टी तक की थी, लेकिन सिस्टम की लापरवाही 10 मासूमों का काल बन गई। सिस्टम की नाकामी से लगी मौत की आग का ताप लखनऊ तक पहुंचा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सब एक्टिव हो गए। घटना के फौरन बाद राहत रेस्क्यू में तेजी लाने के साथ जांच के आदेश दे दिए गए, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस जांच, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हैं और सीधे सीएम योगी ने रिपोर्ट मांगी है, जबकि खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे। घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। डिप्टी सीएम जब जांच की बात कर ही रहे हैं तो उन्हें ये तस्वीरें देखनी चाहिए, शायद मदद मिले। जरा तस्वीरें देखिए। खिड़की तोड़कर जाना मजबूरी क्यों बना डिप्टी सीएम साहब? क्योंकि आने और जाने का दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं। होता तो शायद बच्चों की जान बच जाती। आग लगी है ये बताने के लिए हर इमारत में फायर सिस्टम नाम की चीज होती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज का सिस्टम फायर सिस्टम से बड़ा खिलाड़ी था, लिहाजा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं समझी। अंजाम सबके सामने है। जरा तीसरी तस्वीर देखिए। इस पर तारीख लिखी है 25 जुलाई 2019, यानी 5 साल पहले आखिरी बार फायर सिलेंडर की रिफिलिंग हुई थी, यानी आग बुझाने के इंतजाम ही नहीं थे। खैर, साहब लोग अब जांच खेलेंगे और बच्चे जो किसी के आंगन में खेलते हंसते वहां मातम पसर चुका है। लेकिन जांच के आदेश हैं तो इंतजार कीजिए, क्योंकि शुरुआती 12 घंटों में तो कोई जिम्मेदार मिला ही नहीं जिस पर कार्रवाई होती। झांसी की घटना ने सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक सबको झकझोर कर रख दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर शोक जताते हुए लिखा कि हृदय विदारक। उत्तर प्रदेश में झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। इसमें जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। यानी देश के प्रधानमंत्री को भी ये घटना झकझोर गई, तो सीएम योगी भी अपनी भावनाएं छिपा नहीं पाए। 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है, शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। यानी मासूमों की मौत का दर्द सीएम योगी को भी झकझोर गया, लेकिन विपक्ष को इसमें सियासत का मौका नजर आया और राशिद अलवी ने तो योगी के इस्तीफे की मांग कर डाली। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। एक बार वाकया होता है, लेकिन ये तो हर बार वाकया हो रहा है। बच्चों की मौत हो रही है हॉस्पिटल्स के अंदर। योगी आदित्यनाथ अगर सचमुच अपने आप को योगी मानते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा तो आपकी सरकार में शर्म और किसी के पास तो है नहीं। चुल्लू भर पानी में जिन लोगों को डूब मरना चाहिए वो वहां पे फोटो सेशन करवा रहे हैं झांसी में। आपसे निवेदन है मुख्यमंत्री जी, उन बच्चों की जिन्होंने पूरी जिंदगी नहीं देखी थी, जिन्हें पूरा जीवन देखना था, झांसी जरूर जाइएगा। अगर संभव हो उस मां से जिसने बच्चा जना था आंखों से आंखें मिलाकर जरूर बताएं। यानी मासूमों की मौत पर भी जमकर सियासत हो रही है, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े को खोने वाले परिवारों की कोई बात नहीं कर रहा इस अग्निकांड में, जिनकी दुनिया ही उजड़ गई। हम बार बार सिस्टम पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि 10 बच्चों की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि इन मौत का जिम्मेदार सिस्टम है, वो सिस्टम जो मातम वाली जगह पर भी वीवीआईपी का ख्याल रखता है। और गरीबों की कोख में आग लगा दी जाती है, उन्हें जल जाने दिया जाता है, लेकिन नेताजी, मंत्री जी, साहब लोग आए तो चूने से मार्किंग की जाती है, जैसे गरीबों की मौत भी किसी के लिए उत्सव हो। एक तरफ ये दुख तो दूसरी तरफ वीआईपी कल्चर।
सिस्टम के बेहयाई की भला इससे बड़ी तस्वीर क्या हो सकती है? जरा ये तस्वीरें देखिए। ये वही अस्पताल स्टाफ हैं, बच्चों को बचाने के वक्त जिनके पाँव में मेहंदी लगी थी, लेकिन मौत पर विजिट करने आ रहे वीवीआईपी के स्वागत में कैसे दौड़ दौड़ कर चूना बिछाया जा रहा है। भला इससे शर्म की बात क्या हो सकती है, जहां 10 परिवारों के घर का चिराग बुझ गया हो और कोई इस तरह के स्वागत सत्कार से पधारने वाले को तो खुद नहीं पता था। मौत के बाद भी झांसी मेडिकल कॉलेज का बेशरम सिस्टम क्या गुल खिला रहा है। हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें जिसने चूना डलवाया, उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि डिप्टी सीएम ने ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन ये किसी अधिकारी का कहा, ये तो सिस्टम का खेल है जिसके लिए आम इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं, और वीआईपी के लिए मातम में भी स्पेशल इंतजाम। बटेंगे तो कटेंगे के नारे खुद को अलग बता करके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सियासी तापमान को हाई कर दिया। हालांकि जी न्यूज पर उन्होंने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि हम सब साथ हैं, लेकिन सफाई से पहले के बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है, क्या योगी के डिप्टी सीएम उनके बयान से सहमत नहीं है? क्या ये सिर्फ सहमति असहमति का मुद्दा है, या फिर बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर यूपी सरकार और प्रदेश बीजेपी बट गई है? माननीय मुख्यमंत्री जी कोई उद्बोधन करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो उस पर मुझसे टिप्पणी क्यों लेना चाहते हो? या आपस में लड़ाना चाहते हो क्या मीडिया के मित्र मेरे? आपको क्या लगता है सर? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी बोलते हैं, अगर उस पर कोई सवाल है तो मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए। बाकी हम सब लोग मिलकर के प्रदेश के लिए काम करते हैं। केशव मौर्य के इस बयान ने यूपी सरकार में इंटरनल द्वंद्व की उन खबरों को फिर से जिंदा कर दिया जिन पर कांग्रेस ने तंज किया है। खुद आगे की कहानी सुनिए। केशव मौर्य जी, आप तो स्कूल मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का नारा आपका नहीं है, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी आपके नहीं है या आपके मुख्यमंत्री नहीं है? इधर कांग्रेस ने तंज किया, उधर अखिलेश यादव के 2 दिन पुराने उस बयान को फिर से हवा मिल गई जिसमें उन्होंने योगी की कुर्सी के नीचे बारूदी सुरंग बिछाने का इशारा किया था। ये हमारे मुख्यमंत्री जी समाज में अंदर ही अंदर बारूद बिछा रहे हैं, लेकिन इनकी कुर्सी छीनने के लिए भी इनके भी नीचे सुरंग खोद रही है। यानी विपक्ष को सियासत का मौका मिल गया, लेकिन सवाल फिर वही, केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान किसी रणनीति का हिस्सा है या फिर मामला कुछ और ही है? यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर आज से ठीक 4 दिन के बाद वोटिंग है, लेकिन सियासी खिचड़ी अब बिरयानी में बदल चुकी है और चर्चा में है तेज पत्ता। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तेज पत्ते का जिक्र कर मानो विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, और उनके बयान से विपक्ष ऐसे तिलमिलाया जैसे मानो किसी ने सच बोल दिया हो। अब हमने प्लेट में तरस दिया, बिरयानी पक गई है, अब आपने खाना शुरू किया। सबसे पहले क्या करेंगे? बिरयानी के पत्ते को चाट करके अलग रख देंगे कि नहीं, बताना जरा। ब्रजेश पाठक मुस्लिमों को बिरयानी की कहानी जिस इलाके में सुना रहे थे वो मुरादाबाद शहर था, यानी मुस्लिमों के गढ़ में उनकी हालत याद दिलाई। इस सब का जो स्वाद तो आपने लिया, लेकिन तेज पत्ते को चाट के प्लेट के बाहर। आपका हाल यही है, बड़े मियां, मैं कहने के लिए आया। सियासत में गरम मसाले का मुद्दा छेड़ पूरे सूबे की सियासत ही ब्रजेश पाठक ने गर्म कर दी। अलग अलग शहरों के मुस्लिम वोटरों के इस्तेमाल होने का भी दर्द झलक गया। देखिए, मैं समझता हूँ ये पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है, ये सिर्फ मुसलमानों का नाम लेके ही जिंदा रह सकती है। या तो पाकिस्तान का नाम लेंगे या मुसलमानों का नाम लेंगे या मंदिर। सही कही है, पत्ता जब आएगा तो उसे फेंक ही देंगे। हम तो पत्ते हैं, पत्ते की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। बिरयानी वाला बयान मुसलमान समाज को सीने पर नश्तर की तरह चुभ गया। चुभन बयान से नहीं, उनके सियासी इस्तेमाल से मिली तो दर्द भी झलक पड़ा। कहना तो उसका सही है, इस वक्त बिल्कुल सही है कि मुसलमानों को इसी तरह से यूज करा जा रहा है, उनको निकाल के तेज पत्ते की तरह फेंक दिया जाता है। मैं ब्रजेश पाठक की जो विचार हैं उनसे मैं सहमत हूँ, और मैं यही कहूँगा कि आज तक हकीकत में जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज तक मुसलमानों को सिर्फ यूज किया गया है। यानी अधिकतर मुस्लिम ये जानते और मानते हैं कि उनकी हालत तेज पत्ते जैसी हो गई है, लेकिन बिरयानी में तेज पत्ते जैसा सम्मान जो सियासी दल देता है, जहां पूछ होती है वोट तो वही दिया जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम वोट पर मचा गदर अब इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गया। आखिर मौलाना सज्जाद नुमानी ने ऐसा क्या कर दिया कि बीजेपी शिकायत लेकर इसी पहुंच गई। शिकायत की वजह है सज्जाद नुमानी की मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी, जिसके जरिए वो महाराष्ट्र से दिल्ली तक सत्ता पलटने का दम भर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में
उनको शिकस्त हो गई। तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है और मुल्क का मुस्तकबिल है। पहले उलेमा बोर्ड की 17 शर्तों के बदले एमपीओ को समर्थन और अब पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से समर्थन वाली लिस्ट। आखिर मुस्लिम वोट के ठेकेदार ही ये तय करेंगे कि कौन कहां वोट करे। सब बीजेपी के लोग बीजेपी के पेरोल पर होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो बात करते हैं, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। मौलाना जिनके समर्थन की बात कर रहे हैं वहीं उन्हें बीजेपी का आदमी बता रहे हैं, जबकि बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई और कह रही है साहब ये तो हेट स्पीच है। ये हेट स्पीच, वोट जिहाद स्पीच, जिसमें मौलाना साहब ने ये कहा कि वोट जिहाद जो राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे करते हैं, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। यानी महाराष्ट्र के आखिरी 3 दिन में हर दांव चला जा रहा है। कोई महाराष्ट्र से दिल्ली फतह के सपने देख रहा है तो कोई खुद को मुस्लिम वोट का ठेकेदार समझ रहा है। लेकिन सवाल ये, क्या उलेमा तय करेंगे किसे कहां वोट देना है? यूपी में उपचुनाव फतह करने के लिए अब सीएम योगी खुद ग्राउंड पर उतर चुके हैं, जिसका विहंगम नजारा कानपुर की सड़कों पर दिखा। क्योंकि योगी के रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली, घरों की छतों से फूल बरस रहे थे और कानपुर की जनता मुख्यमंत्री का स्वागत कर रही थी। यूपी उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ का ये पहला रोड शो है। इस दौरान वो सीसामऊ विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते नजर आए। उनके स्वागत में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर और नारे लगने लगे। बटोगे तो कटोगे। जैसे जैसे योगी का सियासी रथ आगे बढ़ रहा था, भीड़ उतनी ही तेजी से बढ़ रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री हर वर्ग को साथ गए। कानपुर में 2 किलोमीटर लंबे इस रोड शो को पूरा करने में करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग गया, क्योंकि जहां तक नजर जाएगी लोगों की भीड़ नजर आएगी। सीएम योगी का रोड शो बेशक कानपुर के सीसामऊ सीट के लिए निकाला गया, लेकिन इसकी गूंज 59 विधानसभा क्षेत्र में भी गई, जहां उपचुनाव होने वाले हैं और योगी पहले ही दावा कर चुके हैं कि उपचुनाव में बीजेपी सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है। यूपी के वाराणसी में देव दीपावली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर सभी घाटों को दियों से सजाया गया। लाखों दीपक की जगमगाहट ने लोगों का मन मोह लिया, लेकिन वाराणसी के पांडे घाट पर सबकी नजरें आकर टिक गई, क्योंकि पांडे घाट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे को दीपक से लिखा गया। वैसे तो देव दीपावली पर वाराणसी के सभी घाटों को लाखों दियों से सजाया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वाराणसी का पांडे घाट। इस घाट को 51,000 दियों से सजाया गया। जलते दियों से घाट पर बटोगे तो कटोगे लिखा गया। पांडे घाट पर इस सजावट को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। घाट से गुजरने वाले लोग काफी ध्यान से इस आकृति को देख रहे थे और अपने मोबाइल से इसकी तस्वीर भी ले रहे थे, जबकि कुछ लोग तो इस नारे के साथ सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए। अंधेरा होने के साथ जैसे ही वाराणसी के घाटों पर लाखों दीप प्रज्वलित हुए तो आसपास का पूरा इलाका जगमग हो उठा। करीब 17 लाख दीपों से काशी की छटा देखते ही बन रही थी। पर्यटकों ने इस अलौकिक नजारे को देखा तो बस देखते ही रह गए। घाटों पर देवलोक के साक्षात अलौकिक दृश्य ने लोगों का मन मोह लिया। महाराष्ट्र ने पूरे देश की सियासत 2 धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ हिंदुत्व के झंडा बरदार और दूसरी तरफ कथित सेक्युलरिज्म के सिपाही। लेकिन अजित पवार एक नए तरह की राजनीति कर दोनों धड़ों की धड़कन बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के साथ और सेक्युलरिज्म की बात, अजीत के बयानों ने महायुति की बेचैनी तो बढ़ा ही दी, साथ में एमवीए की धड़कनें भी तेज कर दी। वो क्यों, खुद अजित पवार से सुनिए। तो बटेंगे और कटेंगे के नारे से बटेंगे या कटेंगे, बटेंगे और कटेंगे के नारे में मेरा खाली अकेले का विरोध नहीं है। भाजपा के पंकजा मुंडे जी ने भी विरोध किया, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। यानी बीजेपी के सुपरहिट नारे के खिलाफ, लेकिन बीजेपी के साथ, यानी विचारधारा से सेक्युलर और गठबंधन से प्रो हिंदुत्ववादी और गठबंधन से प्रो हिंदुत्ववादी। भला ये कौन सी सियासत हुई, यही तो समझना है। महाविकास आघाड़ी कह रही है कि आप लोगों का जो हिंदुत्व है वो नकली है, फेक है। नहीं, हमारा क्या है हिंदुत्व? हम तो सभी को सभी के साथ जाना चाहते हैं, हम यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। यानी साथ बीजेपी का, संगत बीजेपी की, लेकिन विचार विरोधी धड़े से मेल खा रहे हैं। तो क्या अजित पवार के सियासत के पीछे कोई गहरा राज छिपा है? क्योंकि वोट जिहाद जैसे मुद्दे पर भी बीजेपी से बिल्कुल अलग विचार रखते हैं वो। तो सेक्युलर है तो अब वोट जिहाद का जो मुद्दा है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? जिस तरह से मैंने बताया ना, जो सेक्युलर के विचारधाराओं से अलग स्टेटमेंट आता है उसको
उस विचारों के साथ हम सहमत नहीं है। यानी खुला तौर पर डिप्टी सीएम अजित पवार बटेंगे तो कटेंगे और वोट जिहाद जैसे मुद्दों की मुखालफत कर रहे हैं। सियासी पंडित इस बात से हैरान है कि अगर उनके तेवर ऐसे ही बाकी रहें और नतीजे ऊपर नीचे हुए तो अजित पवार किस नाव पर सवार होंगे, हिंदुत्व वाली महायुति या सेक्युलर विचारों वाले MBA पर। साधु संतों और कृष्ण भक्तों के बाद अब राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इस बार खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी करके गीदड़ भभकी थी, जिसके बाद अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर कमांडो को तैनात कर दिया गया है। हर चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अयोध्या की सीमा को सील कर दिया गया। राम मंदिर के आसपास सुरक्षा बलों की कई टुकड़ियां कॉम्बिंग कर रही है। अयोध्या की गलियों में गश्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया है। पीएसी के कमांडो हैं, सीआरपीएफ के कमांडो हैं, SSF के हैं और सभी अधिकारी लगातार भ्रमण में हैं और हम लोग पूरे चारों तरफ चेकिंग ऑफिस जितने वाहन आ रहे हैं, जितने व्यक्ति आ रहे हैं, उन सबकी चेकिंग कर रहे हैं लगातार। इससे पहले अयोध्या के साधु संतों को पाकिस्तान से धमकी भरे कॉल आए। इस लिस्ट में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का भी नाम है। व्हाट्सएप कॉल पे भी दिया इस प्रकार से कि आप सनातन पे नहीं बोलोगे, बहुत सनातन पे बोलते हो और बहुत हिंदू राष्ट्र करते हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारा भी हर्ष बहुत खराब होगा। जिस पन्नू ने राम मंदिर के नाम धमकी भरा पैगाम दिया, उसका गॉडफादर पाकिस्तान है और उसी आतंकिस्तान के इशारे पर अब खालिस्तानी आतंकी हिंदुस्तान में धमकी भरे फोन और मैसेज के जरिए दहशत फैलाने की साजिश रच रहा है। सरकारी स्कूल में कब्र, जी हाँ, सही सुना आपने, और ये हैरान कर देने वाला मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले का है, जहां एक सरकारी स्कूल परिसर में कब्र खोदी जा रही है। गिरवर गांव में स्कूल परिसर के मैदान को कब्रिस्तान बनाने और यहां कब्र खोदकर मृतक को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी का खुलासा तब हुआ जब गांव के लोगों की नजर इस कब्र पर पड़ी। जैसे ही गांव के लोगों को पता चला, भारी संख्या में लोग स्कूल पहुंच गए और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। पता चला कि स्कूल के कैंपस में जहां बच्चे खेलते हैं, उसी मैदान पर कब्रिस्तान बनाने का खेल चल रहा था। आनन फानन में प्रशासन ने कब्र खोद रहे लोगों को रोका और बुलडोजर बुलाकर खुदी हुई कब्र पर मिट्टी डाली गई। शव के अंतिम संस्कार को लेकर के चूंकि दो अलग अलग स्थान थे, तो एक असमंजस की स्थिति बन गई थी। ग्रामवासियों के आपसी सहयोग से और स्थानीय निकाय से समन्वय करके स्थिति को सुलझा लिया गया है। शांति। जानकारी के मुताबिक गांव के ही अहमद खान की मृत्यु हो गई थी। उनको सुपुर्दे खाक करने के लिए उनके परिजन गांव के शासकीय विद्यालय परिसर में कब्र खोद रहे थे, जिसे पुलिस ने किसी तरह रुकवाया। कुछ महीने पहले भी स्कूल के सामने एक शव दफनाया गया था और एक बार फिर यही कब्र खोदी गई। फिलहाल मामले पर पुलिस की लगातार नजर बनी है। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मंत्री जी घिर गए। दरअसल ग्वालियर में योगी सरकार के मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी के काफिले पर हमले का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि मंत्री जी के काफिले पर 15 से ज्यादा बदमाशों ने हमला कर दिया। मंत्री जी के काफिले में शामिल गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और उनके स्टाफ के साथ भी मारपीट हुई। आरोप है कि मंत्री जी के PSO और ड्राइवर के साथ मारपीट हुई है। रोड पे जाम की स्थिति थी और चूंकि उनको जल्दी पहुंचना था, तो उन्होंने दूसरी साइड से उनके चालक ने गाड़ी को ले लिया था। सामने से एक बाइक सवार और कुछ उनके साथी आए और साइड देने के नाम पर ही उनके बीच में विवाद हुआ और उस विवाद के दौरान PSO और अर्दली के साथ विवाद हुआ, कुछ मारपीट हुई और उनकी पिस्टल छीन ली थी। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा आयोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी ग्वालियर झांसी हाईवे से ललितपुर की ओर जा रहे थे, तभी ये घटना हुई। बाइक सवार बदमाश बंटी यादव और मंत्री के ड्राइवर से विवाद हो गया। बंटी यादव ने 15 से 20 साथियों के साथ मिलकर ड्राइवर और मंत्री के PSO से मारपीट की। मंत्री जी की गाड़ी को निकालने के दौरान बाइक सवार बंटी यादव से विवाद हुआ था। घटना के बाद मंत्री मनोहर लाल मन्नू ने बिलौवा थाना में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। PSO की पिस्टल भी बरामद कर ली गई है और जांच जारी है। कोलकाता में TMC के पार्षद पर 2 बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। बदमाश ने नजदीक से गोली चलाई और इसके बाद क्या हुआ, दिखाते हैं। लगता है कि पश्चिम बंगाल में अब TMC के नेता भी सुरक्षित नहीं है। ये CCTV वीडियो कोलकाता के एक्रोपोलिश मॉल के पास का है। इस वीडियो में कोलकाता के एक वार्ड के पार्षद सुशांत घोष अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन अगले पल उनके साथ जो होने वाला है उसका अंदाजा शायद ही उनको होगा।
सड़क पर एक स्कूटी रुकती है और हेलमेट पहना एक शख्स उतरकर उनके बिल्कुल नजदीक आ जाता है और फिर 9 mm के पिस्टल से उन पर गोली चला देता है, लेकिन गोली पार्षद को नहीं लगती है। इस बीच गोली चलाने वाला अपने साथी की स्कूटी पर बैठकर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पार्षद के समर्थक उसे स्कूटी से खींचकर नीचे उतार देते हैं। कुछ दूर पैदल भागने के बाद आखिरकार उस बदमाश को स्थानीय लोग पकड़ लेते हैं जिसने गोली चलाई थी, जबकि दूसरा बदमाश स्कूटी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पिस्टल बरामद किया है। जांच इस बात की चल रही है कि इस हमले के पीछे कौन है और इसकी वजह क्या है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर के सियासत जोर पकड़ती जा रही है। अंबेडकर नगर में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा की गाड़ी की तलाशी ली, जिससे छाया वर्मा नाराज हो गई। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर भेदभाव का आरोप लगाया। छाया वर्मा ने बताया कि उनकी गाड़ी की दिन में 2 बार जांच की जा रही है, जबकि दूसरी पार्टी की गाड़ियों को बिना जांच किए ही आने जाने दिया जा रहा है। हम लोग गुजर रहे हैं, हर जगह यही हो रहा है। चेकिंग हर जगह लगी है। ऐसे तो आप लोग कहिए हम लोग चुनाव लड़ना ही छोड़ दें। नहीं, काफी लोग जांच के दौरान ही पुलिस ने छाया वर्मा की गाड़ी से कुछ बूथ अध्यक्षों के नाम और फोन नंबर बरामद किए, जिसके बाद पुलिस ने छाया वर्मा से कार्यकर्ताओं के नंबर देने को कहा, लेकिन इस बात से छाया वर्मा खफा हो गई। उन्होंने कार्यकर्ताओं के फोन नंबर देने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने पुलिस पर कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान करने का भी आरोप लगाया। बूथ अध्यक्ष को बुलाते हैं, सरकारी अफसर हैं, आप तो हो गए, आप छोड़िए, अब हो चलिए, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। दरअसल पुलिस को डिजिटल माध्यम से पैसों के लेन देन की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस अब प्रत्याशी और उनके करीबी लोगों के मोबाइल नंबर और खातों पर नजर रख रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने जब छाया वर्मा से नंबर मांगा तो उन्होंने आपत्ति जताई। जांच के दौरान छाया वर्मा और अधिकारियों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। बाद में जांच खत्म होने के बाद छाया वर्मा गाड़ी में बैठी और वहां से रवाना हो गई। यूपी के बरेली की रहने वाली मशहूर एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जगदीश पाटनी ठगी के शिकार हो गए। ठगों ने सरकारी आयोग में पद दिलवाने के नाम पर जगदीश पाटनी से लाखों रुपए ऐंठ लिए, जिसकी शिकायत दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने बरेली के कोतवाली थाने में की और 5 आरोपियों को नामजद बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने अपनी राजनीतिक पहुंच होने का दावा किया और दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी को सरकार में उच्च पद या आयोग में अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष बनवाने का झांसा दिया। बड़ा पद पाने के लिए लालच में दिशा पाटनी के पिता भी बड़ी आसानी से आरोपियों के झांसे में आ गए, जिसके बाद आरोपियों ने जगदीश पाटनी से 25 लाख रुपए ठग लिए। इनमें से 5 लाख रुपए नगद और 20 लाख रुपए 3 अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराए गए। आयोग में उसको आपको अध्यक्ष पद दिला दिया जाएगा और इसका प्रलोभन देने के बाद जो है वो बताता है कि दिल्ली में जो है उच्च अधिकारियों से उसके अच्छे संबंध है और शुरुआती दौर में जो है उसने 5 लाख रुपए की डिमांड करी। 5-5 लाख रुपए करके 25 लाख रुपए जो है वो जगदीश पाटनी से ठग चुके थे। बाद में जब उनका काम नहीं हुआ तब उन्हें शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने आरोपियों से पैसे लौटाने को कहा, लेकिन आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर आरोपियों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आतंकवाद और अलगाववाद से परेशान कश्मीर के सिनेमा घरों पर लंबे समय से ताले जड़े थे, लेकिन श्रीनगर में पहली बार आइनॉक्स सिनेमा थिएटर में जब फिल्म काया पलट का पहला प्रीमियर लॉन्च हुआ तो स्थानीय कलाकारों ने भी इसे ऐतिहासिक कदम माना। फिल्म के निर्माताओं के मुताबिक काया पलट के जरिए जम्मू कश्मीर के हालात खूबसूरती को दिखाने के साथ साथ संदेश देने की भी कोशिश की गई है। हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों की तरह ही कश्मीर में भी सिनेमा के लाखों दीवाने हैं, लेकिन 34 साल से यहाँ सिनेमा का धंधा ठप था। अब नई फिल्म पॉलिसी को लेकर न सिर्फ कश्मीर के लोगों में उत्साह है, बल्कि स्थानीय कलाकारों की उम्मीदों को भी नए पंख लग गए हैं। संदेश यही देना चाहते हैं कि लोग आए, हमारी फिल्म को देखें और पसंद करें। पर सबसे पहला रीज़न ये था कि हमारी जो पूरी फिल्म शूट हुई है वो जम्मू में हुई है। A to Z सारी चीज़ें, पूरी फिल्म हमने यहाँ पर शूट की है। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स भी जो हमारी फिल्म में है वो जम्मू से है, श्रीनगर से है एंड गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। फिल्म के कलाकारों का मानना है कि फिल्म काया पलट के जरिए स्थानीय कलाकारों के लिए रोजगार के मौके भी खुलेंगे। साथ ही कश्मीर की कला दुनिया के सभी मंच पर पहुंचेगी, जिससे कश्मीर में फिल्मों के नए अध्याय की शुरुआत होगी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार भी मौजूद रहे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि घाटी में फिल्मों के निर्माण और रिलीज के लिए सरकार हर संभव मदद करेगी, ताकि यहाँ के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की आबो हवा ने करवट ली है। 1.5 साल पहले श्रीनगर में पहला हॉल खोला गया था, जिसमें पहली बार किसी फिल्म का प्रीमियर लॉन्च किया गया। सिनेमा हॉल खुलने के तकरीबन 1.5 साल बाद यहाँ काया पलट फिल्म का प्रीमियर किया गया।
कश्मीर घाटी इन दिनों बर्फ की सफेद चादर में लिपटी है। बर्फबारी के बाद कश्मीर की वादियां जन्नत का एहसास करा रही हैं। जिधर भी नजर डालिए बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। गुलमर्ग से लेकर के कुपवाड़ा तक बर्फबारी के बाद घाटी में पर्यटन और लौट गया है। स्वर्ग नहीं, ये कश्मीर की वादियां हैं। सीजन की पहली बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी सफेद चादर में लिपटी है। देखकर ऐसा लगता है मानो धरती पर जन्नत यही है। बर्फबारी के बाद यहाँ सैलानियों के चेहरे खिले हैं। हर कोई मौसम के दिलचस्प मिजाज का आनंद ले रहा है। श्रीनगर, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, गुलमर्ग, जोजिला, हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में जबरदस्त बर्फबारी हुई। बाइक, कार और घर बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। गुलमर्ग, बाउल में मौसम की पहली बर्फबारी हुई तो पर्यटक भी लाइव बर्फबारी का आनंद लेते नजर आए और स्थानीय लोग भी बेहद खुश हैं क्योंकि इससे पर्यटन भी बढ़ेगा। बडगाम में बर्फबारी के बाद तो पूरा इलाका सफेद हो गया है। सीजन की पहली बर्फबारी देखकर सैलानी गदगद हैं। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज घाटी कल शाम से शुरू हुई भारी बर्फबारी के कारण बर्फ से ढकी है। घाटी के कई इलाकों में 2 से 3 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। कांगडोरी और अपरवात में करीब 5 से 6 इंच बर्फ जमी है। धरती के स्वर्ग कहे जाने वाली कश्मीर में बर्फबारी का मजा लेने लाखों पर्यटक आते हैं। इससे यहाँ पर्यटन भी बढ़ता है और कारोबार भी चमकता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बीजेपी नेता और सफाई दारोगा के बीच में बहस हो गई, जिसके बाद नेताजी ने गांधीगिरी दिखाते हुए सफाई कर्मी के पैर छू लिए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। भोपाल बीजेपी के जिला मंत्री राजकुमार विश्वकर्मा ने इलाके में साफ सफाई को लेकर दारोगा से कहासुनी हुई, जिसके बाद नेताजी ने सुमित गभिये के पैर छुए और हाथ जोड़ने लगे। सफाई कर्मी मना करता रहा, लेकिन नेताजी को तो अपनी सियासत चमकानी थी। वो उसके चरण छूने के लिए प्रयास करते रहे। इस कहासुनी के बीच नगर निगम के अधिकारी की एंट्री हो जाती है और बीच बचाव का प्रयास करता है, लेकिन नेताजी के समर्थक पूरी निष्ठा दिखाते हैं और उनका समर्थन करते दिखाई देते हैं। काफी देर तक बहस चलती रही। सफाई दारोगा अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन नेताजी को उसकी बात सुननी ही नहीं थी। दरोगा को मैंने फोन किया, मैंने उनसे बोला कि क्षेत्र में गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, आप काम क्यों नहीं करते? उसमें दरोगा का कहना था हम कर देंगे। दरोगा को 5-6 बार सूचित करने के बाद भी दरोगा का द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब हम आपको बिहार की दानवीर चंद्रकांता की कहानी सुनाते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति मंदिर निर्माण के लिए दान कर दिया। लेकिन इसका मकसद क्या है, ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। यहाँ पर दुर्गा जी का, नौ दुर्गा का मंदिर है। वो मतलब अभी एक ही बने हैं, 8 और बने हैं। उसमें सूर्य नारायण जी हैं और बीच में यहाँ पर गणेश जी को रखे हैं। ये है चंद्रकांता प्रियदर्शी, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति एक भव्य मंदिर बनाने के लिए दान कर दी। मंदिर निर्माण के लिए चंद्रकांता ने अपनी 10 बीघा जमीन बेच दी और इसी पैसे से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर का आधे से ज्यादा भाग बनकर तैयार है। एक विधवा के दृढ़ संकल्प को देखकर गांव के लोग भी मंदिर निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन चंद्रकांता ने ऐसा क्यों किया, उनका मकसद क्या था, अब वो सुनिए। सब हो गया था बच्चा को जाने के बाद, फिर वो लोग बोले कुछ अच्छा करो जिससे तुमको मन में शांति मिले। औरत कभी कमजोर नहीं होती, अगर हम कमजोर होते ऐसा कभी नहीं सोच सकते। दरअसल पहले चंद्रकांता के पति की मृत्यु हुई और फिर कुछ वर्षों के बाद इनका बेटा भी रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। चंद्रकांता एकदम अकेली हो गई, वो टूट गई। तब मायके वालों ने समझाया तो उन्होंने मंदिर बनाने का संकल्प उठाया। चंद्रकांता चाहती हैं कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी संपत्ति गरीबों के कल्याण में खर्च हो। मंदिर निर्माण का एक ही मकसद है कि जब भी कोई भूखा यहाँ से गुजरे तो वो खाली पेट न जाए। चंद्रकांता अंतिम सांस तक जन कल्याण करना चाहती हैं। अब हम आपको एक नागिन का गुस्सा दिखाते हैं। यूपी के सहारनपुर में एक शख्स को नागिन ने 1-2 नहीं बल्कि 4 बार डसा, लेकिन हैरानी की बात यह कि शख्स की जान बच गई। ये अजीबोगरीब मामला चिराऊ गांव का है। गौरव सिंह नाम का शख्स नागिन के गुस्से का बार बार शिकार हो रहा है। एक नागिन हाथ धोकर गौरव के पीछे पड़ी है। दावा है कि नागिन ने उसे पिछले 2 महीने में 4 बार डसा है। जब भी वो खेत में काम करने जाता है तो नागिन उसे डस लेती है, लेकिन हर बार सही समय पर इलाज मिलने के बाद गौरव की जान बच जाती है।
हैरानी की बात तो यह है कि परिजनों ने जब नागिन को पकड़ने के लिए सपेरे को बुलाया तो सपेरे ने कड़ी मशक्कत के बाद नागिन को पकड़ा और दूर नदी के पास ले गया, लेकिन छूटते ही नागिन ने सपेरे को भी डस लिया। हालांकि सपेरे ने अपना इलाज कर लिया। दावा है कि नागिन गौरव का लगातार पीछा कर रही है और उसे बार बार डसती है। फिलहाल नागिन अभी पकड़ में नहीं आई है, लेकिन हैरान करने वाली ये घटना चर्चा का विषय बनी है। मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर में भक्तों ने इस बार भगवान को अनूठा चढ़ावा चढ़ाया, जिसकी खूब चर्चा हर तरफ हो रही है। क्योंकि बाबा महाकाल की भस्म आरती में एक भक्त ने अमेरिकी डॉलर की माला भगवान को भेंट की। करीब 3 फीट लंबी माला में अमेरिकी डॉलर के 200 से ज्यादा नोट लगे हैं और बीच में जय श्री महाकाल लिखा है। बताया जा रहा है कि महाकाल को डॉलर की माला चढ़ाने वाले भक्त ने महाकाल के दरबार में ट्रंप की जीत की मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी होने और ट्रंप के जीतने की खुशी में भक्त ने बिना कोई देर किए महाकाल को गुप्त दान करते हुए डॉलर के नोटों की माला अर्पित कर दी। गुप्त दान में आई डॉलर के नोटों की ये माला 3 फीट से ज्यादा लंबी है, जिसकी अनुमानित कीमत इंडियन करेंसी में करीब 2 लाख रुपए हो सकती है। महाकाल मंदिर की तरफ से बताया गया कि माला किसने दी ये नहीं पता चल पाया। भस्म आरती के दौरान एक भक्त ने अर्पित करने के लिए दी थी, जिसे भगवान को चढ़ाने के बाद दान पेटी में डाल दिया गया। उसके बाद उस भक्त का पता नहीं। और अब आपको मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की एक दुर्लभ तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर्यटकों का सामना एक टाइगर फैमिली से हो गया। टाइगर फैमिली वॉक के लिए निकली थी और तभी कुछ पर्यटक भी जंगल सफारी के लिए आ गए। अचानक पगडंडी पर एक साथ 4 टाइगर देखकर पर्यटक भी रोमांचित हो गए। पर्यटक इस पल को यादगार बनाना चाहते थे और इसीलिए कैमरे में ये तस्वीरें कैद कर लीं। दरअसल सर्दियों के मौसम में टाइगर अक्सर खुली धूप का मजा लेते हुए देखे जाते हैं। शुक्रवार को पर्यटकों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में चारों टाइगर एक कतार में चलते हुए नजर आ रहे हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के मुताबिक ठंड के दिनों में टाइगर खुले इलाकों में ज्यादा दिखाई देते हैं और इसीलिए ये इलाका पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां वन्य जीवन की ऐसी तस्वीरें बेहद दुर्लभ हैं। टाइगर फैमिली का ये दीदार पर्यटकों के लिए रोमांच से भरपूर रहा होगा। इस इलाके में टाइगर की गतिविधियों का ये वीडियो न केवल पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण की खासियत भी बयां कर रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से एक बाघ घायल हो गया और इसके बाद घायल बाघ ने ट्रैक पर ही डेरा जमा दिया, जिसके चलते ट्रैक से गुजरने वाली 7 घंटे तक ट्रेनें बाधित रही। और ट्रैक पर बैठे बाघ के रेस्क्यू के बाद ही ट्रेनों का आवागमन दोबारा शुरू किया जा सका। जरा इन तस्वीरों को देखिए। खूंखार बाघ रेलवे ट्रैक पर बैठा है। पहले तो लोग ये समझ रहे थे कि वो शिकार की फिराक में बैठा है, लेकिन काफी देर तक बाघ जब वहां बैठा रहा तो लोगों ने हिम्मत जुटाकर ये जानने की कोशिश की कि माजरा क्या है। बाघ के घायल होने की खबर फौरन वन विभाग को दी गई और ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। इस दौरान वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। ट्रैक से बाघ को रेस्क्यू करने के बाद उसे इलाज के लिए नागपुर भेज दिया गया और तब जाकर के रेलवे लाइन पर दोबारा ट्रेनों का संचालन शुरू हो सका। राजस्थान के सिरोही जिले के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में तेंदुए ने एक कुत्ते पर हमला कर दिया। तेंदुए के चंगुल से खुद को छुड़ाने के लिए वो कुत्ता काफी देर तक संघर्ष करता रहा, जिसमें वो सफल भी रहा। बाद में तेंदुआ वहां से फरार हो गया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में दिखा कि एक तेंदुआ जंगल से निकलकर आबादी वाले क्षेत्र में स्थित एक पेइंग गेस्ट हाउस में दाखिल हुआ। वहां बगीचे में एक कुत्ता टहल रहा था। तभी वो तेंदुआ धीरे धीरे कदमों से अपने शिकार की ओर आगे बढ़ा और झपट्टा मारकर उस कुत्ते को दबोच लिया। इस दौरान वो कुत्ता खुद को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। बगीचे में हलचल होते देख एक महिला गेट के पास पहुंची और तेंदुए को देखकर शोर मचाने लगी। शोर सुनकर उस तेंदुए ने कुत्ते को छोड़ दिया और बड़ी फुर्ती से जंगल की ओर भाग गया। तेंदुए के भागने के बाद वो महिला उस कुत्ते को अपने घर के अंदर ले गई। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। जयपुर में पिटबुल और तेंदुए के बीच की लड़ाई वायरल हो रही है। यहाँ पिटबुल से 10 मिनट की जंग में ही तेंदुआ बेदम हो गया और दुम दबा करके भागने में ही अपनी भलाई इसने समझी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके बाद लोग कह रहे हैं ये पिटबुल तो शेर निकला, वो भी घर का शेर। जयपुर में शिकार के लिए आबादी वाले इलाके में घुसे तेंदुए को एक कुत्ते ने वापस उल्टे पांव भगा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें काफी देर तक तेंदुआ और कुत्ते के बीच जमकर संघर्ष हुआ, लेकिन अंत में तेंदुए ने भागने में ही भलाई समझी। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक तेंदुआ मंदिर परिसर में आता है, लेकिन तभी उसका सामना
परिसर में रह रहे पिटबुल से होता है। तेंदुए ने सबसे पहले पिटबुल पर झपट्टा मारा, लेकिन जवाब में पिटबुल भी उससे भिड़ गया। काफी देर तक दोनों में दो हाथ हुआ और फिर कुत्ते ने तेंदुए को औंधे मुंह जमीन पर पटक दिया। इसके बाद 10 सेकंड तक दोनों के बीच लड़ाई चलती रही। तेंदुआ नीचे था, पिटबुल लगातार उसे चोट पहुंचा रहा था। ऐसे में तेंदुआ जान बचाकर वहां से भाग निकला, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। हालांकि तेंदुए से लड़ाई में पिटबुल भी जख्मी हुआ है, लेकिन जिस तरह से तेंदुए के सामने पिटबुल ने बहादुरी दिखाई, उसे देखने के बाद हर कोई बहादुरी की तारीफ कर रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बच्चों की शिक्षा अब राम भरोसे है, क्योंकि यहाँ क्लास में टीचर पढ़ाने नहीं सोने आते हैं। क्लास में गुरुजी के सोने का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। ये देखिए, गुरुजी घनघोर निद्रा में लीन हैं। शायद मास्टर जी क्लास की चेयर को ही बेड समझ बैठे हैं। गुरुदेव को इतनी विकट निद्रा ने घेरा है कि इन्हें यही होश नहीं है कि ये क्लासरूम में है। भाई नौकरी हो तो ऐसी, बिना काम के दाम, ऊपर से आराम ही आराम। ये वीडियो पौड़ी उपरोड़ा के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का है और सपनों की दुनिया में सैर कर रहे ये माननीय शिक्षक हैं योगेश कुमार कांत। आरोप है कि गुरुजी नशे में टल्ली होकर स्कूल आए थे और क्लासरूम में ही सो गए, लेकिन छात्रों ने इनका दुर्लभ वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच बैठा दी और कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया और तब से गुरुजी की नींद उड़ी है। उत्तराखंड के चौक चौराहों के चौड़ीकरण के दौरान सड़क किनारे लगे पुराने पेड़ों का खास ध्यान रखा जा रहा और इन पेड़ों को काटने की बजाय इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी से सामने आई, जहां सड़क के चौड़ीकरण के दौरान जद में आ रहे पीपल के पेड़ को जड़ से उखाड़कर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। विशालकाय पीपल के इस पेड़ को पहले क्रेन के जरिए निकाला गया और फिर सुरक्षित ट्रैक्टर पर रखा गया। पर्यावरण के नजरिए से इन पेड़ों को दूसरी जगह लगाया जा रहा है। ऐसे करीब 40 वृक्षों को शिफ्ट करने की योजना है और सिटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। नए रूट्स डेवलप हो गए हैं और उसमें पत्तियां आ गई हैं, तो उसके बाद इनको जहाँ पर ये हैं लगे हुए वहाँ से उठाकर इनको नई जगह पर प्लांट करने के लिए कल से हमने काम प्रारंभ किया है। पेड़ों के इस रीलोकेशन में खास प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें उनकी बीमारियों और दूसरी तरह की चीजों का ख्याल रखा जा रहा है, ताकि जब उन्हें दूसरी जगह लगाया जाए तो वो पूरी तरह से पनप सके। मध्य प्रदेश के नीमच में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर के जरिए सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए कई मकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसके लिए 6 जेसीबी और एक पोकलेन मशीन मंगवाई गई और उनकी मदद से एक एक कर सभी अवैध मकानों को गिरा दिया गया। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका की जमीन को स्टेडियम बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया था और पक्के मकान बनवाकर रहने लगे थे, जबकि बाकी जमीन पर लोग खेती भी कर रहे थे। इतना ही नहीं, इनमें से एक जगह पर एक दरगाह की आड़ में 2 मंजिला मकान बना हुआ था और वहां सालों से लोग रह रहे थे। नगर पालिका और प्रशासन की ओर से कई बार इन कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया गया, लेकिन बार बार नोटिस मिलने के बावजूद उन्होंने अपने कब्जे को हटाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उनके मकानों को जमींदोज कर दिया। लगभग 12 बीघा क्षेत्र है, जिसमें 5-6 मकान बने हुए थे और बाकी क्षेत्र में खेती की जा रही थी। तो जो यहाँ शहर का एक स्टेडियम निर्माणाधीन है, उसके लिए अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान वहां हंगामा न हो, इसके लिए पहले से ही 100 पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। साथ ही सीएसपी, एसडीएम, तहसीलदार और सीएमओ समेत नगर पालिका और राजस्व विभाग के कई दूसरे अधिकारी भी वहां मौजूद रहे और उनकी देखरेख में करीब 90 करोड़ रुपए की शासकीय जमीन को मुक्त करा लिया गया। संभल के डीएम एक बार फिर चर्चा में और इस बार उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो आम इंसान की तरह खास अंदाज में नजर आ रहे हैं। ई रिक्शे पर सवार आसमानी कलर की टी शर्ट पहना ये शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि जिलाधिकारी है और इसी अनोखे अंदाज की वजह से ये आए दिन चर्चा में रहते हैं। डीएम राजेंद्र पेंसिया चेहरे पर मास्क लगाए हैं और साथ में एक महिला अधिकारी भी नजर आ रही है, जो कई बार उनके साथ निरीक्षण के दौरान देखी जा चुकी है। बताया गया कि डीएम दलबल के साथ इलाके का जायजा लेने निकले थे। इस दौरान वो ई रिक्शा से कई किलोमीटर यात्रा करते कैमरे में कैद हो गए। सोशल मीडिया पर भी जिलाधिकारी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। कोई डीएम की तारीफ कर रहा है तो कोई इन पर हैरानी जता रहा है।